this is Janvi and welcome back to my YouTube channel. Yeah. So लास्ट वीडियो में मैंने एक्चुअली आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया था कोरिया यूनिवर्सिटी के, और एक्चुअली मैंने ये पूरी वीडियो साथ में रिकॉर्ड करी थी, एप्लीकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स और जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है सबकी साथ में। लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो पहला पार्ट था अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख कर आओ ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। सो दिस इज़ पार्ट 2, और इस पार्ट में मैं मेनली फोकस करूँगी ऑन डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन जनरल फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस, और मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगी। तो पहले आप वो वीडियो देख कर आइए जो मैंने पार्ट 1 बनाया है, ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। ओके देन लेट्स गो ऑन टू द वीडियो। तो अब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात शुरू करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपकी कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो जब आप वो एप्लीकेशन भरोगे ना, उसके बाद आपको वहाँ पे आपका एप्लीकेशन आई थिंक डाउनलोड करने का, प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। आप वहीं से डाउनलोड करके उसका PDF सेव करके बाद में प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या अगर आपके पास तभी प्रिंटर है तो आप तभी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसके बाद आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, अगेन ये आप वहीं पे टाइप करते हो, और उसके बाद अराउंड उसमें 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं अभी उन बारे में बात नहीं कर रही बिकॉज वीडियो अननेसेसरीली बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट वहाँ पे जो आपने लिखी है वो डाउनलोड करनी होती है और प्रिंट आउट निकालना होता है उसका। उसके बाद अटेंडेंस रिकॉर्ड, ये भी आप वहीं पे भरते हो। अटेंडेंस रिकॉर्ड में वो आपसे बस आपके सारे स्कूल पूछते हैं, प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ से की है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। आपको वहाँ पे अपने स्कूल के नाम और नंबर मेंशन करना होता है, और उसका भी प्रिंट आउट निकलेगा वहीं से ही। और नेक्स्ट है आपका कंसेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ यूज़ ऑफ पर्सनल डिटेल्स। तो वो भी आपको बस एक ये कुछ प्रिंट आउट निकालना है और उस पर नीचे साइन करना है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स ये लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 5th डॉक्यूमेंट है आपके पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन पेज है उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन पेज की फ़ोटोकॉपी। तो अगर आपके पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है, वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो आप उनकी कोई भी ID की फ़ोटोकॉपी सबमिट कर सकते हो, कोई भी ऑफिशियल ID। आई थिंक आधार कार्ड और पैन कार्ड चल जाना चाहिए फॉर अस इंडियंस, तो आप लोग वो सबमिट कर सकते हो, बट आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट। और उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन या फिर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, बेसिकली आपको बस अपना बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना है यहाँ पे, दैट्स इनफ। एंड देन है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसमें आपको आइल्स, टॉफिल या फिर कोरियन प्रोफिशिएंसी टॉपिक सबमिट करना है, या फिर आप वो लेटर भी सबमिट कर सकते हो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बट अगेन आई हाईली रिकमेंड दैट आप इंग्लिश कोर्स सबमिट करो, इवन तो आपके पास टॉपिक है, आप इंग्लिश कोर्स सबमिट करो, बिकॉज इंग्लिश में पढ़ाई हमारे लिए ईजी होगी, राइट, कोरियन में पढ़ने से। और उसके बाद 1 रिकमेंडेशन लेटर। यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर जो है वो डिफरेंट है देन मी जब मेरे टाइम पे था। तो जब मैंने रिकमेंडेशन लेटर सबमिट किया था, मुझे एक इन्होंने फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्मेट को मैंने प्रिंट किया था, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे, और मैंने अपनी टीचर को पूछा जो मेरी क्लास टीचर थी 12th में, भरने के लिए। तो उन्होंने कहा आप खुद भर लो और मेरे से साइन करा लेना। तो मैंने उसको भरा और उनसे साइन कराया। उसके बाद मुझे क्या करना था, उसको एक एनवेलप, सेपरेट एनवेलप में डालना था, और उस पर सील लगानी थी और स्कूल का स्टैम्प लगवाना था, और टीचर का साइन भी करवाना था एनवेलप पे, ताकि पता चले ये उन्होंने लिखा है और मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे। तो इसलिए वो फॉर्मेट था मेरे टाइम पे। बट यहाँ पे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो बेसिकली आपको जो रिकमेंडेटर है आपका, यानी आपका जो भी आप टीचर सेलेक्ट कर रहे हो, उनको आपको बोलना है कि वो ईमेल करें इस कोरिया यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट पे। तो उनको ईमेल डालना होगा और उसी पे रिकमेंडेशन लेटर भेजना होगा, उसी फॉर्मेट में जो फॉर्मेट था। आई थिंक जब आप अप्लाई करोगे तो ये आपको उस टाइम पे बताएंगे। बाकी आप इनको ईमेल करके इनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो यू कैन डू दैट। एंड या थोड़ा डिफ़िकल्ट साउंड करता है टीचर को बोलना कि आप एक ईमेल लिख के भेजो इन्हें, या क्योंकि ये स्कूल के ऑफिशियल ईमेल आईडी से जाना चाहिए, और आपके टीचर के पास एक ऑफिशियल स्कूल का ईमेल आईडी भी होना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, बट आई नो यू गाइज विल फिगर इट आउट। मेरे टाइम पे थोड़ा सा ईजी था क्योंकि सील वगैरह लगा के भेजना था, वो मैंने कर दिया था। तो एक रिकमेंडेशन सिर्फ आपको सबमिट करना होता है कोरिया यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग होता है। और इसके बाद आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स पे आपको अपोस्टाइल करवाना होता है।
तो अपोस्टाइल के बारे में मैं बाद में बात करूँगी, बट पहला सर्टिफिकेट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस। ये हमको नहीं मिलता है इंडिया में, बट मैंने कुछ नहीं किया था। अगेन मैंने खुद ही सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस बनाया था। उसमें मैंने लिखा था कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट जानवी सक्सेना अटेंडेड दिस स्कूल एंड वट एवर। आप सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस का फॉर्मेट देख सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। और आप एक लिख के स्कूल को बोल सकते हो कि लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकाल दे और स्कूल का स्टैम्प और प्रिंसिपल का साइन उस पर लेना मत भूलना। और उसके बाद दूसरा आपका ट्रांसक्रिप्ट इज़ डिफरेंट देन मार्कशीट। तो मैंने क्या किया था, अगेन ये मुझे खुद ही बनाना पड़ा था। तो मैंने पूरी टेबल बनाई थी अपनी 9th 10th 11th 12th की, बिकॉज हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं ये, या फिर सेकेंडरी स्कूल ट्रांसक्रिप्ट। और इंडिया में हाई स्कूल होता है 9th 10th 11th 12th। आई थिंक आप 10th और 12th की मार्कशीट भी अपोस्टाइल करा के सबमिट करवा सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर। मैंने टू बी ऑन अ सेफ साइड ट्रांसक्रिप्ट बनवाया था एक, और साथ में मार्कशीट भी सबमिट करी थी अपनी 10th और 12th की। तो वो भी आपको स्कूल से बात करनी पड़ेगी अपने। और ऑफिशियल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ही हमारा जो बोर्ड का हमको सर्टिफिकेट मिलता है 12th पास करने का, वो वाला सर्टिफिकेट आपको अपोस्टाइल करवा के सबमिट करवाना होता है। और फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका प्रूफ ऑफ बैंक बैलेंस। अगेन आपको 20,000 USD इसमें सबमिट करवाना होता है, अपना बैंक बैलेंस का प्रिंट आउट निकलवा के। और आप लोग लोन ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक बहुत बैंक अकाउंट्स है रिश्तेदार वगैरह के, आप एक बार उसको डलवा सकते हो और तभी के तभी सबको वापस कर सकते हो। ये था जो मैंने किया था। या फिर आप लोन ले सकते हो, अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हो और फिर वापस कर सकते हो। ओके, सो गाइस, ए शॉर्ट स्टोरी टाइम हियर। जब मैंने अप्लाई किया था ना, उस टाइम पे प्रूफ ऑफ बैंक बैलेंस एक्चुअली नहीं देना था, और मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेंशन ही नहीं था उसके बारे में कुछ भी। बट मैं ना वीज़ा नहीं ले पाई थी क्योंकि इस टाइम पे कोविड की वजह से लोग स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं दे रहे थे। तो मैं यहीं इंडिया से मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर लिया था, सारा ऑनलाइन था तो हो गया था वो आराम से। ये मैं एक्चुअली काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बट स्टिल जब मैंने फिर अपना सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो मुझे दोबारा से सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन चाहिए था। तो उसके लिए बिकॉज इनकी गाइडलाइंस चेंज हुई थी और अब इनको प्रूफ ऑफ बैंक बैलेंस चाहिए था, और मेरे टाइम पे नहीं था, तो इन्होंने मेरे से बैंक बैलेंस मांगा और वो मैंने इनको दोबारा भेजा था बाय पोस्ट। फिर से DHL FedEx के मैंने पूरी फीस पे करके इसको भेजा था। जनरली अराउंड लाइक 2,000 रुपये तक लगते हैं DHL FedEx से जब आप मेल करते हो। तो मेरे को बैंक बैलेंस उस टाइम पे भेजना पड़ा था, और क्योंकि मैंने अपने पापा का बैंक बैलेंस भेजा था तो फिर मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट साथ में भेजा था। लेकिन हुआ क्या, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम नहीं था। तो इनका मेरे पास ईमेल आया कि आपका नाम नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट पे, कुछ और फैमिली रिलेशन, आप यहीं पे ईमेल कर दो, हमें बाय पोस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर ईमेल कर दो। तो फिर मैंने सोचा यार क्या हो सकता है। तो फिर मेरी जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स थे उन पर नाम था पापा का भी और मेंशन होता है, तो फिर मैंने वो भेज दिया था। इनसे पूछा था कि वो ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ अगर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है तो ठीक है। तो मैंने वो भेज दिए थे और फिर मैं ओके हो गया। सो या मेक श्योर लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स का भेज रहे हो तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका नाम होना चाहिए, लाइक प्रूव होना चाहिए कि आप उन्हीं के बच्चे हो। So I think for this one you would have to talk to your parents about the proof of your bank balance, and yeah, like they will figure something out if they want to send you. That's an issue as well, you know, like convincing parents. Maybe I should make a video of how I convinced my parents, maybe later. Yeah. So next is portfolio, which is just for art and design majors. So you can you have to submit a portfolio for that, otherwise it's not applicable. And then any other optional documents that you wanna submit, it can be anything, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका रेपुटेशन बड़ा है बेसिकली। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का तो वो आप सबमिट कर सकते हो, बट इट शुड बी एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट। सो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, अगर आप इनमें अपनी किसी भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी सबमिट कर रहे हो, ऑब्वियसली आप पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी सबमिट करोगे, बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी सबमिट करोगे, हमारे जितने भी स्कूल वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी आपको फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, आप ओरिजिनल तो नहीं भेजोगे। तो जिनकी भी चीज़ों की आप फ़ोटोकॉपी निकालोगे उनको आप कराओगे नोटराइज। सो नोटराइजेशन आप किसी भी लॉयर के पास जाकर करा सकते हो, स्पेसिफिक लॉयर्स होते हैं जो नोटराइज करते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि आपके आसपास नोटराइजेशन वाले लॉयर्स कहाँ बैठते हैं, और बस जिस भी चीज़ की आप फोटो कॉपी लोगे उस पर आपको कराना है नोटराइज। अपोस्टाइल कोरिया यूनिवर्सिटी सिर्फ 3 चीज़ों पे मांगता है, जो कि आपके स्कूल वाले डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस और आपका ट्रांसक्रिप्ट या फिर मार्कशीट जो भी आप सबमिट कर रहे हो, और आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट।
और एक्चुअली जो अपोस्टाइल है वो थोड़ा महंगा भी है। नोटराइज के लिए अराउंड वो 20 रुपीज़ पर पेज लेते हैं, अपोस्टाइल के लिए अराउंड वो 700, 1000 इवन 2000 ले सकते हैं। जिस लॉयर से मैंने नोटराइज कराया था उसके जो बाहर एजेंट्स बैठे थे उन्होंने मेरे से 2000 मांगे था अपोस्टाइल के लिए, मैंने मना कर दिया था, बहुत ज़्यादा थे। फिर मेरे पापा एक एजेंट को जानते थे जो MBBS कराने के लिए लोगों को बाहर भेजते हैं, जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस वगैरह वगैरह MBBS के लिए। तो उनसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने अपोस्टाइल करवा दिया था। हमने बस उन्हें डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी, नोटराइज्ड फ़ोटोकॉपी दे दी थी और उन्होंने उनको जाके अपोस्टाइल स्टिकर उनके पीछे लगता है वो लगवा दिया था और उन्होंने 700 लिए थे मेरे से। तो अगर आप के आसपास होंगे एजेंट्स जो लोगों को कनाडा, अमेरिका वगैरह भेजते हैं, आई थिंक आप उनसे अपोस्टाइल की बात कर सकते हो। तो ट्राई इट आउट। यहाँ पे एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप उनको पढ़ सकते हो। और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप पे अप्लाई होते हैं तो एक बार आप इन्हें खुद ही पढ़ लीजिएगा, गाइड में सब पूरा अच्छे से लिखा हुआ है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो प्लीज़ एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद है रजिस्ट्रेशन और वीज़ा एप्लीकेशंस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन में जो ट्यूशन फ़ी आपको पे करनी होती है, सबके अलग अलग अकाउंट होते हैं, आपको बस ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है। ये लोग आपको बताते हैं कैसे करना है सब कुछ। आप अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड यूज़ करके ट्यूशन फ़ी पे कर सकते हो। और हाँ, एप्लीकेशन फ़ी भी जो आपको पे करनी है आप अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड से पे कर सकते हो। तो मेक श्योर यू हैव अ वीज़ा और मास्टर कार्ड, जो भी आपका बैंक है उसका। और उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रिफ़ंड इज़ लाइक अगर आपको रिफ़ंड चाहिए, पता नहीं क्यों, अगर आपको एडमिशन विड्रॉ करना है, आपने अप्लाई कर दिया और फिर आपको कुछ बनता है कि नहीं भाई नहीं करना, तो आप इनसे फ़ीस भी वापस ले सकते हो। बट आई थिंक वो एक्सचेंज रेट वगैरह डिडक्ट करके देंगे, तो ना ही करो तो बेटर है, इतनी मेहनत करके विड्रॉ क्यों ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन गाइड दिया। अगेन वो बात की चीज़ है, बट वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना ही है, उसका भी अलग प्रोसीजर है, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। और आई थिंक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल कराना होता है खाली एक ही डॉक्यूमेंट पे। तो एडमिशन रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद जब आप ट्यूशन फ़ी पे कर देते हो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन भेजते हैं और स्कूल का बिज़नेस रजिस्ट्रेशन भेजते हैं। आपको वो दोनों डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल के बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेके और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लेके वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। VFS ऑफिस, एम्बेसी, जो भी आपका पता होगा आपको, वो सब उसका अप्लाई करना है। वो भी बात की बात है जब आपको एडमिशन हो जाएगा। बट अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर और काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। और एंड में यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया हुआ है। अगर आपके बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं 12th बोर्ड्स में या फिर पूरे 9th, 10th, 11th, 12th में, तो आई थिंक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आपके 97% तक आए हैं तो आई थिंक आपको फुल स्कॉलरशिप मिल सकती है 2 सेमेस्टर्स के लिए, यानी पूरे साल के लिए फुल स्कॉलरशिप। और अगर आपके अराउंड आई थिंक 92 से 97%, 93 अबव आए है परसेंटेज, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल सकती है 2 सेमेस्टर्स के लिए। और वो स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए आपको पहले सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी वो मेंटेन होती है। और किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, इवन JKS वगैरह के लिए भी आपको अपनी GPA मेंटेन करनी होती है, तो GPA मेंटेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले, जो कि मुझे नहीं मिली थी, मे बी जब आपका एडमिशन हो जाए, आप अगर पहले सेमेस्टर में अच्छा करते हो काफ़ी ज़्यादा, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे, चौथे, जब तक आपको हो आपको कभी भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ, तो दैट्स अ थिंग हियर। तो ये था डायरेक्ट अप्लाई करने का। अगर आपको डायरेक्ट किसी कोरियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया। ये था पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कि आप कैसे किसी कोरियन यूनिवर्सिटी में, फोकसिंग ऑन कोरिया यूनिवर्सिटी, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड एवरीथिंग। सो या, बाय बाय, सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। और उसके बाद आपकी फ़ोटोकॉपी, आपकी फ़ोटोकॉपी, आपके